गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था, ओके, उसमें हम लोग ने देखा था व्हेन एसी इज अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर इंडक्टर, ओके, तो जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ओके, फॉर एसी दैट इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और उसके अगेंस्ट जो इंस्टेंटेनियस करंट है, ओके, उसका जो इक्वेशन मिलता है हमें दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है दैट इज ऑफ पाई बाय टू रेडियन। ओके, ये आपको समझना है। और अगर मैं आपको ऑसिलेशंस के भाषा में बोलूं, ओके, तो एक साइकिल होता है 2 पाई रेडियन के इक्विवेलेंट। ओके, आधी साइकिल जो होती है तो हम लोग बोलते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, पाई रेडियन, एंड 1/4 ऑफ साइकिल, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, पाई बाय टू रेडियन। तो यहां पे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो करंट है, ओके, इट इज लैगिंग बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू रेडियन। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिख लो। ओके, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ओके, करंट लैग्स, अच्छे से लिख दो, करंट लैग्स द ईएमएफ बाय पाई बाय टू रेडियन, एंड दिस पाई बाय टू रेडियन इज कॉल्ड एज व्हाट, तो आप ऐसे बोल सकते हो 1/4 साइकिल। ये आपको आया समझ में? ओके, तो सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो आई वांट यू पीपल टू गो ऑन पेज नंबर 293। ओके, वहां पे एग्जांपल 13.3 देख लेते हैं। अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ 210 वोल्ट। ओके, तो यहां पे जो गिवन डेटा है, दिस इज योर न्यूमेरिकल 13.3। ओके, inductance is given as 200 millihenry, that is 200 into 10 to the power minus 3 henry. Okay, ये आपका हो जाएगा 0.2 henry. Is this clear? Yes. जो peak EMF है उसको हम लोग बोलते हैं E naught, that is given as 210 volt, and the frequency is given as 50 hertz. Okay. Sorry. आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द पीक करंट, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पीक करंट निकालना। पीक करंट निकालने के लिए मैं बोलूंगा वी आर गोइंग टू यूज ओम्स लॉ, वी से V इज इक्वल टू व्हाट, I इनटू R। लेकिन एसी में स्पेशली जब हम लोग बोलते हैं एसी व्हेन इट इज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टिव सर्किट, ओके, जो इक्वेशन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, E नॉट, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, that will be equal to I naught into, अब हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस के जगह पे, ओके, we say there is inductive reactance, definitely there is some opposition to the flow of current, लेकिन वो जो opposition to the flow of current है that is called as inductive reactance, and that is given by XL. okay, so हम लोग बोलेंगे I naught is equal to E naught upon XL, that is nothing but equal to E naught अपॉन एक्सएल जो है दैट इज 2 पाई एफ इंटू एन। ओके, आई नॉट को वैसे ही रहने देते हैं, ई नॉट जो है उसको हम लोग 210 कर देते हैं, दिस इज 2 इंटू 3.14, ओके, इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 50, और जो इंडक्टेंस है कैपिटल एल दैट इज 0.2। ओके, अब ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बोलूंगा ये 210 है, 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100। ओके, तो 210 upon 100 that is going to be 2.10, 3.14 into 0.2. okay, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 21 upon, can I say it is going to be 2 into 3.14, and 21 upon 2 is going to be 10.5 upon 3.14. okay, इसका जो आपका आंसर है approximately it will come around 3.3 or something. okay, yes, 3.35 के आसपास आएगा। ये आप लोगों ने लॉग टेबल से सॉल्व करना है यूजिंग लॉग कैलकुलेशंस। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिए हैं, ओके, आई नॉट का वैल्यू अगर आप चेक करते हो तो वही 3.342 बोला हुआ है उन्होंने। ओके, यस, सो दिस कम्स टू बी 3.342, ओके, एम्पीयर। ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज व्हाट आई नॉट। अगेन लॉग कैलकुलेशन जो है, ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से आते हैं वो। अगर आपको नहीं पता है लॉग कैलकुलेशंस, ओके, तो मैंने आप लोगों को लॉग कैलकुलेशंस के लिए स्पेसिफिक एक लेक्चर बना के दिया है, और जयंत सर भी जो है उन्होंने भी आपको बोला हुआ है कि जितना हो सके लॉग कैलकुलेशंस का प्रैक्टिस करना। ओके,
तो ये जो छोटे कैलकुलेशंस है मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों ने खुद से ही एक बार देख लें। ओके, एनीवे हमारा आई नॉट का वैल्यू क्या है, इट इज कमिंग एज 3.342 एम्पियर। ओके, अब जब मैं बोलता हूं कि करंट लैग्स द ईएमएफ बाय पाई बाय 2 यानी 1/4 ऑफ साइकिल, तो इसका मतलब क्या है? ओके, तो मैं चाहूंगा आप लोगों ने यहां पे ध्यान देना। मैं ग्राफ बना देता हूं। सबसे पहले मैं ईएमएफ का ग्राफ बनाता हूं। ओके, यस, सो ईएमएफ का जो इक्वेशन E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, एट t इक्वल टू 0। ओके, ये ऊपर का थोड़ा इरेज कर देता हूं। एट t इक्वल टू 0 ओमेगा t इज 0। ओके, एंड वी से ईएमएफ E, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, ईएमएफ E भी क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू E नॉट इनटू साइन 0। साइन 0 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0, यानी E का वैल्यू क्या है, 0। तो हमारा जो ईएमएफ का ग्राफ है, ओके, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 0 लाइक दिस। सही है? ओके, यस। और हम लोग बोलते हैं कि ये हुआ आपका E नॉट, ये हुआ आपका माइनस E। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब एक बार आपको समझना है, हम लोग बोलते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू लेट अस से t by 4, ओके, ओमेगा t का जो वैल्यू है ना, दैट कम्स टू बी पाई बाय 2। ओमेगा 2 पाई अपॉन t है, 2 पाई अपॉन t इनटू t by 4, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, पाई बाय 2। ओके, सो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो आपका ईएमएफ है दैट विल बिकम इक्वल टू व्हाट। ओके, सो ओमेगा t को पाई बाय 2 डाला तो साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 1। ओके, और आपको मिलेगा E विल बी इक्वल टू व्हाट, E नॉट। तो एट टाइम t इक्वल टू t by 4, ओके, हम लोग बोलते हैं हमें क्या मिलता है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलता है। लेकिन जब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलता है, ओके, तो अगर ये कंडीशन मैं ओमेगा t इज इक्वल टू पाई बाय 2 अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे मिलेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0। ओके, तो इसका मतलब करंट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो हम लोग ऐसा ही इमेजिन करें कि जो हमारा करंट का साइकिल है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है जब आपका ईएमएफ पीक पे पहुंच चुका है। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलता हूं कि लेट अस से ओमेगा टी इक्वल टू पाई, ये कब होगा, व्हेन टी इज इक्वल टू टी बाय 2। ऐसे इसमें मैं बोलूंगा ई का जो वैल्यू है, ओके, तो साइन ओमेगा टी, साइन पाई क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0। तो आपका ईएमएफ बन जाता है 0। लेकिन जो आपका करंट रहने वाला है आई, दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी पाई माइनस पाई बाय 2। पाई माइनस पाई बाय 2 यानी क्या रहेगा, इट विल बी पाई बाय 2। सो आई नॉट साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, आपका आई का वैल्यू आएगा आई नॉट। ओके, यानी एट दिस पॉइंट, ओके, ये पॉइंट कौन सा आपका t by 2, आपका ईएमएफ का वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू 0। लेकिन जो आपका करंट का है, करंट का आपका पीक वैल्यू आई नॉट। ये आपको आ रहा है समझ में? ये ग्राफ हम लोगों ने बनाया भाई। ओके, यस। तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि एट टाइम इंटरवल t इक्वल टू t by 2 व्हेन द करंट इज एट पीक, ईएमएफ का वैल्यू क्या है, 0। और ये क्यों होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो करंट और ईएमएफ है दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, इट इज ऑफ पाई बाय 2 रेडियन। तो जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा करंट आपका 0 होगा, ईएमएफ जब नेगेटिव मैक्सिमम होगा तभी भी करंट आपका 0 होगा, ये ध्यान में रखना। सेम इज ट्रू फॉर द केस ऑफ करंट, जब आपका करंट पीक पे रहेगा ईएमएफ क्या रहेगा, इट विल बी 0। ओके, यस। मैं चाहता हूं कि एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं हम लोग। ओके, यस। सो एज इन एन इंडक्टिव एसी सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड the EMF by pi by 2, so the voltage is 0 when the current is at its peak value। ये आपको आया समझ में? ओके, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज AC applied to pure capacitive circuit। ओके, ओके, so let's start with the next concept which is AC applied to pure capacitive circuit। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं बोलूंगा कि आप लोगों ने यहां पे ध्यान देना है। हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर देखा देते हैं, और वो जो कैपेसिटर है उसको हम लोगों ने एक एसी सोर्स कनेक्ट किया था। ओके, यस। एंड जो एसी सोर्स है उसकी ईएमएफ का इक्वेशन है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे इसका नेचर कैसा रहता है। अगर मैं ये बोलूंगा इफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो हम लोग बोलेंगे इसका नेचर कुछ ऐसा रहेगा, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ओके, लेट अस से जो पॉजिटिव है उसमें मैं बोलता हूं दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस।
ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल आपका जो कैपेसिटर है उसका जो एक प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और जो एक प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यस। इतना सब दिखाने से अच्छा मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, यस। यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, नाउ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल वील से, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन फर्स्ट हाफ, और ये आप लोगों ने एज इट इज कॉपी करना है, ऑफ साइकिल ऑफ एसी। ओके, ये फर्स्ट हाफ क्या है? इट इज पॉजिटिव। ओके, कैपेसिटर चार्जेस ओके टू अ पोटेंशियल V, okay, and in second half में क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि जो पोलैरिटी है एसी का वो रिवर्स हो जाता है। ओके, यानी पहले जो हम लोग बोलेंगे कन्वेंशनल करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, ओके, सेकेंड हाफ में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होना चालू होगा। ओके, ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल capacitor discharges, okay, and when capacitor discharges, okay, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे यस कि जो उसके ऊपर पोटेंशियल V डेवलप हुआ है, ओके, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। यस, एनीवे मेरा बोलने का मतलब क्या है, ओके, इफ आई से C is the capacitance, okay, and Q is the charge that is developed during the first half of the cycle, okay, so by definition we say C is equal to what? It is Q upon V, बराबर है? ओके, और यू कैन से V is equal to what? It is Q upon C. ओके, अब हम लोग बोलते हैं जो V है that is also equal to what? Applied EMF. ओके, यानी आप जो इंस्टेंटेनियस EMF E अप्लाई कर रहे हो, ओके, उसका वैल्यू और V का वैल्यू क्या है? सेम है। ओके, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा, ओके, लेट अस से Q is actually equal to what? C into V. ओके, that is C into E, which is nothing but equal to C into E naught sin of omega t. Okay, yes. और अगर मुझे ये इसमें AC करंट अगर डिफाइन करना है, ओके, या फिर जो करंट आए उसको डिफाइन करना है, तो हम लोग बोलेंगे करंट आए दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? dq by t। यानी जैसे मैंने आपको बोला है सेकेंड हाफ में क्या होता है? कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है, तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, ओके, हम लोग बोलेंगे जो करंट आए रहेगा, ओके, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? dq by dt, d by dt ऑफ q। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी d by dt ऑफ, ओके, q के जगह पे विल पुट c into e naught sin of omega t। ओके, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई, ओके, व्हिच इज आल्सो व्हाट? फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके, देखो यहाँ पे sin ओमेगा t आ रहा है, ओके, बट एनीवे इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है, तो c को बाहर ले लिया मैंने, e नॉट को बाहर ले लिया, हमारे पास रहेगा d by dt ऑफ, ओके, sin ओमेगा t। एंड व्हाट इज d by dt ऑफ sin ओमेगा t? इट इज गोइंग टू बी cos of omega t into omega t। ओके, यस, यूजिंग दिस लॉजिक हम लोग क्या बोलने वाले, ओके, देयरफॉर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ओके, I it is nothing but equal to E naught, okay, into omega c into cos of omega t, okay, that is I is equal to E naught, okay। अभी जो ओमेगा c टर्म इसको हम लोग क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो जब इसको डिनोमिनेटर में लेंगे तो कैसे लेंगे हम लोग, ओके, इसको मैं ऐसा बोल दूंगा ओमेगा c रेज टू माइनस, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यानी ये ऊपर आके क्या हो जाएगा वापस +1 हो जाएगा, ओके, cos ऑफ ओमेगा t, इज दिस क्लियर? ये ओमेगा c को मैंने एक साथ ले लिया तो रेज टू -1 लिख लिया, और यू कैन सिंपली से I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c। ओमेगा c इनवर्स को क्या लिखा है मैंने? 1 अपॉन ओमेगा c इनटू cos ऑफ ओमेगा t, ओके, cos ऑफ ओमेगा t को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ ब्रैकेट ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, ओके, यस।
एक काम करता हूं मैं, ये साइड का जो पार्ट है थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ओके, तो अभी हमें क्या मिला है, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/ωc इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। जिन लोगों को ये स्टेप नहीं समझा, मैं बोलूंगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ओके, सी ये मैथ्स में भी फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा रहेगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली क्या करो, साइन ऑफ ए प्लस बी यूज करो। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इन्हें हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाय टू, वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाय टू। ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। एनीवे, इसको मैं ये साइड पे कैसे लिखता हूं, सो आई विल राइट आई इज इक्वल टू ये जो पूरा टर्म है, ओके, इसको मैं ऐसा लिखूंगा ई नॉट अपॉन 1/ωc इज नथिंग बट एक्स। और जैसे एक्सेल लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, एक्सेल क्या था, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ, ओके, एसी या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इट वाज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां पे जो एक्सी होता है दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, सो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, वेयर एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और यू कैन से एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी जो है, ओमेगा क्या है, इट इज 2 पाई एफ। ये आपको आ रहा है समझ? ओके, एनीवे, इसमें ये जो पार्ट जो है ई नॉट अपॉन एक्स, ओके, दैट इज नथिंग बट द पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो आपका जो करंट का इक्वेशन आता है दैट कम्स टू बी आई इज इक्वल टू व्हाट, I naught sin of omega t plus pi by 2, okay, where I naught is nothing but E naught upon xc and xc is nothing but equal to 1 upon 2 pi f into c। ये क्लियर है? मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा पार्ट है हम लोग, ओके, वो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से एक बार कॉपी कर लेना। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस थे वो मैंने रहने दिए, बाकी का जो पार्ट है उसको इरेज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी इसका पहले तो हमें ग्राफ देखना है, ओके, AC applied to pure capacitive circuit, बहुत सिंपल है। What we'll do is, देखो ये ग्राफ बनाते वक्त है ना, ओके, सबसे पहले आप EMF का अपर लिमिट और लोअर लिमिट मार्क कर लो, ओके, यस, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक जैसे टाइम इंटरवल्स मार्क कर लो, दिस इज t/4, दिस इज लेट अस से t/2, दिस इज 3t/4, ये हो गया आपका 1t। उसके बाद अगला साइकिल चालू हो रहा है, दिस गोइंग टू बी 5t/4, ओके, ये जो रहेगा दिस गोइंग टू बी 6t/4। 6t/4 यानी कितना हो जाता है, दैट बिकम्स 3t/2, ओके। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट रहेगा 7t/4, एंड ये जो पॉइंट रहेगा दिस विल बी ट्वाइस t, ओके। E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। सो t/4 पे हम लोग बोलते हैं आपका ओमेगा टी का जो वैल्यू रहता है दैट इज पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 क्या होता है अपन, तो ये रहेगा आपका, ये E नॉट है, ये माइनस E नॉट है। तो आपने सिंपली ये जो पॉइंट्स है ना वो इस तरह से प्लॉट कर लेना। 3t/4 पे क्या आएगा, माइनस E नॉट आएगा, लाइक दिस, ओके। फिर वापस क्या आएगा, 0, फिर आएगा हम लोग बोलेंगे अगेन प्लस E नॉट, एंड वापस क्या आएगा, 0। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको, लाइक दिस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। ये होगा आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल, ये होगा सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल, ये क्लियर है। फिर ये नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट हाफ, ओके, और ये नेक्स्ट साइकिल का सेकेंड हाफ,
अब देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ओके, ये किसके लिए ड्रॉ किया हुआ है? दिस इज फॉर ईएमएफ, फॉर दिस इक्वेशन। अब जो हमारा करंट का इक्वेशन है दैट इज व्हाट, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ओके, सो एट टी इक्वल टू 0 वी से ओमेगा टी इज 0, तो इसलिए आपका ई भी 0 था, बिकॉज साइन ओमेगा टी क्या हो गया 0, तो आपका ईएमएफ ई यहां पे था। अब जो करंट है, ओके, करंट के लिए क्या करता हूं मैं, एक अलग कलर यूज करता हूं, लेट अस से ब्लू कलर यूज कर रहा हूं मैं। ओके, करंट के लिए सबसे पहले मैं करंट का मैक्सिमम जो ये है वो मार्क कर दूंगा। ये ठीक है? ओके, यस, ओके, फाइन। तो बेसिकली मैंने दो लाइंस मार्क कर दी है ऑफ आई नॉट एंड माइनस आई नॉट। ओके, अभी आप पूछोगे सर ये जो आई नॉट है वो आपने ई नॉट के लेवल पे क्यों नहीं मार्क किया? तो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं जो हमारा जो भी यहाँ पे अपोजिशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 ओम। तो ई नॉट का वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूँ लेट अस से 10 वोल्ट है, आई नॉट का जो वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 5 एम्पियर। आई नॉट बड़ा भी हो सकता है, ओके, कंपलसरी नहीं है, हमेशा ई नॉट से छोटा रहेगा। एनीवे मैं बोलूंगा कि एट टाइम टी इक्वल टू 0, ओके, आपका जो आई का इक्वेशन आएगा दैट विल बी I नॉट इंटू साइन ऑफ दिस गोइंग टू बी ओमेगा टी। ओमेगा टी का वैल्यू 0 है, तो क्या रहेगा, साइन पाई बाय 2। यानी एट टी इक्वल टू 0 आपका आई क्या है, आई इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। जो आपका आई का वैल्यू है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू आई नॉट। फिर हम लोग बोलेंगे एट टी इक्वल टू कैपिटल टी बाय 4, ओके, आपका जो आई नॉट है इट विल बिकम व्हाट, 0। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब आपका ई नॉट 0 था, ओके, या जब आपका ई का वैल्यू 0 था, ई नॉट नहीं सॉरी, जब आपका ई का वैल्यू 0 था, आई का वैल्यू क्या था, मैक्सिमम। इसका मतलब करंट का साइकिल पहले ही चालू हो गया, ओके, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे। एनीवे फिलहाल अगर मैं ये पॉइंट्स ज्वाइन कर लेता हूं तो ये मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, ओके। थोड़ा सा ये जो ग्राफ है इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये आपका इधर आएगा, ऐसा आएगा, somewhat like this, ठीक है, यस। तो इसका मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि जो करंट है उसकी जो साइकिल है वो पहले ही चालू हो गई है। देखो ये फर्स्ट हाफ जो है ना, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ का ये कुछ इस तरह से, यानी ये पहले चालू हो सकता है। ये जो टाइम फ्रेम है ना 0 का, उसके पहले ही ये चालू हो गया। तो ऐसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो करंट है, ओके, इट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 यानी क्या, तो हम लोग बोलेंगे 1/4 ऑफ साइकिल। यानी बोलने का मतलब जब ईएमएफ के 5 साइकिल होगा तो जो करंट रहेगी उसके 5 प्लस एक्स्ट्रा 1/4 साइकिल, यानी उसके 5.25 साइकिल्स हो गए रहेंगे। जब ईएमएफ के 100 साइकिल्स हो गए होंगे तो करंट जो है, ओके, उसके 100.25 साइकिल्स कंप्लीट हो गए रहेंगे। ये आपको आ रहा है समझ में? सो यहां पे करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ओके। नाउ इफ करंट इज लीडिंग, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बना देते हैं, ओके। मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने यहां पे ध्यान देना है। फेजर डायग्राम में ये आपका टाइम है t, ओके, हम लोग ओमेगा टी पे एक लाइन बना देते हैं लाइक दिस, ओके। लेट अस से ये ई नॉट है, हम लोग बोलेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो एरो रहेगा दिस वन, ओके, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, E विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है ना, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट आए देंगे, तो करंट आएगा फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओके। ऐसे केस में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, दिस इज ओमेगा टी
प्लस पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री की एक लाइन में बना हुआ। ये जो ई नॉट है ना, इसको एक 90 डिग्री की लाइन बना हुआ है और वो 90 डिग्री के लाइन पे जो भी आई नॉट का मैग्नीट्यूड रहेगा वो मार्क कर लूंगा। सो लेट अस से आई नॉट का मैग्नीट्यूड मैंने यहां पे मार्क कर दिया एरो के साथ, बाकी की लाइन इरेज कर दूंगा। तो ये जो आपका फेजर आया वो आपका आई नॉट है, ये जो है वो ई नॉट है। अभी आप पूछोगे सर आई कहां पे आएगा? आई एकदम सिंपल है, आई आपने वाई एक्सिस पे ही लेना है क्योंकि साइन के टर्म्स में। ओके, मैं बोलूंगा ये रहेगा आपका आई। ये क्लियर है? ओके, यस, दिस इज गोइंग टू बी योर आई। यहां पे निकाल लेता हूं मैं, दिस इज आई विच इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। बड़ा वाला एरो ई है, छोटा वाला एरो क्या है? इट इज आई। बट आप ये मत सोचो कि सर ये तो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। कोइंसाइड क्या हो रहा है ये आप समझ लो। कोइंसाइड आई और ई हो रहा है, लेकिन जब भी आपको फेज डिफरेंस चेक करना है ना तो वो हमेशा ई नॉट और आई नॉट के बीच में देखना है। तो मैं बोलूंगा ई नॉट और आई नॉट में आप देखो कि एंगल कितना है, इट इज ऑफ 90 डिग्री। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखता हूं तो आई नॉट क्या है? आई नॉट ई नॉट के आगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइक दिस। तो सबसे पहले ई नॉट आता है, लेकिन उसके आगे कौन है? आई नॉट। यानी आई नॉट जो है उसकी साइकिल आगे निकल चुकी है। ओके, उसकी साइकिल पहले चालू हो गई। ये आपको आ रहा है समझ में? तो ये ध्यान में रखना। तो हम लोग बोलते हैं यही जो है दैट इज अ डिफरेंट लॉजिक एज कंपेयर टू व्हाट डीसी। डायरेक्ट करंट में हम लोग बोलते हैं ईएमएफ और करंट एक साथ बढ़ता है, लेकिन कैपेसिटिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जब हम लोग एसी अप्लाई करते हैं, ओके, तो उसकी आई नॉट की जो साइकिल है, ओके, वो क्या होती है? पहले डेवलप होती है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, तो ये जो डायग्राम है ये भी आप लोगों ने क्या करना है? अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे डिस्कस करना था। ओके, अगर हम लोग XC का इक्वेशन देखेंगे, XC इज व्हाट? इट इज 1/2 पाई FC। ओके, सपोज अगर मैं बोलता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी है F, ओके, यस, और XC अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? F। अगर मैं बोलता हूं इफ फ्रीक्वेंसी, ओके, इज इंफिनिटी, यानी हम लोग बोल रहे हैं कि जो AC है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज्यादा है। इंफिनिटी यानी एक्चुअल इंफिनिटी नहीं, लेकिन जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की जगह पे लेट अस से 500 हर्ट्ज है, ओके, या 5000 हर्ट्ज है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इफ f इज इंफिनिटी, ओके, तो XC विच इज इक्वल टू व्हाट? 1/इंफिनिटी। ओके, अब 1/इंफिनिटी यानी क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा आपका XC क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 0 और यू कैन से नेग्लिजिबल। तो हम लोग बोलेंगे फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी AC करंट, ओके, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहता है, ओके, दैट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? 0। ये रूल ध्यान में रखो। ओके, तो मैं ये कंक्लूजन लिख देता हूं फॉर हाई फ्रीक्वेंसी AC, ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ध्यान से सुनना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? 0। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इफ F इज एक्चुअली इक्वल टू 0, अब F 0 कब रहेगा? तो मैं बोलूंगा इन केस ऑफ DC। डायरेक्ट करंट में हम लोग बोलते हैं कि जो करंट है वो फ्लक्चुएट नहीं होता है, करंट इज गोइंग टू बी स्टेडी, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी 0 रहेगा। ऐसे केस में मैं बोलूंगा दिस विल बिकम 1/0, यानी XC जो रहेगा वो बहुत हाई हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नियरली इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, ऐसे केस में मैं बोलूंगा फॉर, ओके, F इक्वल टू 0 दैट इज DC, XC इज वेरी हाई। इंफिनिटी तो नहीं बोलेंगे हम लोग, बट हम लोग ऐसे बोलेंगे इट इज वेरी हाई। तो बेसिकली ये जो पूरा डिस्कशन है, ओके, इसका बॉटम लाइन क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, इंफिनिटी, यानी फॉर हाई फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई, ओके, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा, ओके, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी नेग्लिजिबल, दैट विल बी 0। और अगर मैं बोलता हूं इफ इट इज DC, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? दैट विल बी वेरी हाई, इट विल बी इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट छोड़ देते हम लोग बोलेंगे इट विल बी वेरी हाई। ओके, सो XC इज इक्वल टू इंफिनिटी और वेरी हाई फॉर DC। इसका मतलब क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि जो प्योर कैपेसिटिव, ओके, सर्किट है दैट वोंट अलाउ DC टू पास थ्रू इट। ओके, यानी DC के लिए इट एक्ट्स एज ओपन स्विच एंड AC के लिए इट एक्ट्स एज व्हाट? क्लोज स्विच। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। यस, प्लीज सी पेज नंबर 254। ओके,
सॉरी 294, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, ओके, एंड एक्ट्स एज ओपन सर्किट। ये समझ में आया आपको? ओके, डीसी के लिए हम लोग बोलते हैं उसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट इज वेरी हाई, ओके, तो इसका मतलब वो पास नहीं करेगा, डीसी पास नहीं करेगा, यानी वो क्या है, तो इट इज एक्टिंग एज ओपन स्विच, ओके। और हम लोग बोलेंगे व्हेन एसी पासेस थ्रू इट, ओके, ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ओके, इट एक्ट्स एज व्हाट, क्लोज स्विच। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, उसके बाद फिर ऐसा दिया हुआ है द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इट इज ओम। तो ये बात ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, तीनों का जो यूनिट है इट इज व्हाट, ओम। ये क्लियर है? ओके, मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से नोट करना है, ओके। अभी पेज नंबर 294 पे कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दिया हुआ है, ओके। रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, एक बार रीड कर लेते हैं, इट इज इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एज वेल एज डीसी। रेजिस्टेंस जो है वो एसी में भी वर्क करेगा और डीसी में भी वर्क करेगा, ये ध्यान में रखो। लेकिन जब रिएक्टेंस की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं करंट इज अफेक्टेड बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड, ओके। द एनर्जी कंजम्पशन बाय कॉइल इज ओनली ड्यू टू द रेजिस्टिव कंपोनेंट, ओके। तो हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस जो है, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इट इज नॉट प्रेजेंट इन द केस ऑफ डीसी, ये समझ लो आप, ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड में ऐसे बोलूंगा, ओके, जो रिएक्टेंस है डिपेंड्स ऑन व्हाट, द फ्रीक्वेंसी पैरामीटर, ओके, और जो भी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होता है, फिर वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो अपोजिशन हम लोग बोलते हैं इट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, ओके। सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस के फॉर्म में अपोजिशन होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। रिएक्टेंस की अगर बात करें तो हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई एफएल। तो हम लोग बोलेंगे एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में हम लोग बोलेंगे एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ओके। उसके बाद हम लोग बोलेंगे करंट अपोज्ड बाय अ रेजिस्टर इज इन फेज विद द वोल्टेज, ओके। यहां पे हम लोग बोलेंगे करंट दैट इज अपोज्ड बाय अ प्योर इंडक्टर, ओके, lags in phase while that opposed by a pure capacitor leads in phase by pi radian दिया हुआ है, वो pi radian नहीं, वो pi by 2 radian है, ओके। बोलने का मतलब है कि अगर मैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखूं तो उसमें हमारा जो फेजर डायग्राम रहता है उसमें ईएमएफ और करंट एक साथ रहता है, दिस इज आई नॉट एंड दिस इज ई नॉट, ये ध्यान में रखना है। और हम लोग बोलते हैं ये क्या है, दिस इज ओमेगा टी, ये क्लियर है? दिस इज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ओके। प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपका ई नॉट इधर ही रहेगा, लेकिन जो आपका आई नॉट है वो इधर रहेगा, ओके। उसको बोलेंगे कैसे हम लोग, विल से दिस इज ओमेगा टी एंड दिस पैरामीटर, ओके, यू कैन से इट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, आप ऐसे बोल सकते हो, ओके। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये वाला एंगल, दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा दैट विल बी 90 पाई बाय 2 रेडियन। ये किसके लिए, दिस इज फॉर इंडक्टिव। और कैपेसिटिव के लिए अभी हम लोगों ने देखा था, ये हम लोग बोलते हैं दिस इज ई नॉट, और आपका आई नॉट इधर आता है, ओके। यस, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो हम लोग बोलेंगे इन कैपेसिटिव सर्किट, ओके, जो करंट रहता है, यानी जो करंट फेजर है, ओके, इट लीड्स द ईएमएफ फेजर बाय पाई बाय 2 रेडियन। तो टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने पाई रेडियन दिया हुआ है ओवर वोल्टेज, ओके, वो चेंज करके पाई बाय 2 रेडियन करना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग एग्जांपल 13.4 देख लेते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E which is equal to 250 sin of 100 pi t, ओके। तो जो भी डेटा है वो हम लोग ये साइड पे लिख लेते हैं। दिस इज योर एग्जांपल 13.4। आपका जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 2 माइक्रोफैराड, दैट इज 2 into 10 to the power minus 6 फैराड। उसके बाद आपका ईएमएफ का इक्वेशन दिया हुआ है 250 sin 100 pi t। इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इससे आपको ई नॉट क्या मिलेगा, ई नॉट का वैल्यू मिलेगा आपको 250 वोल्ट। ओमेगा का जो वैल्यू है दैट विल बी व्हाट 100 पाई।
अब ओमेगा अगर 100 पाई है तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो 2 पाई एफ इज इक्वल टू व्हाट 100 पाई. ओके, यस यू कैन से यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया. ओके, बचेगा क्या आपका फ्रीक्वेंसी एफ इज गोइंग टू बी व्हाट 50 हर्ट्ज. तो जो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है ओके वो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट एंड गिव द रीडिंग ऑफ ओके एसी एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट. ओके, अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है या उसका इक्वेशन निकालना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या आपको आई नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए. आई नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है. हम लोग क्या बोलेंगे फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट I naught will be equal to E naught upon X. That is E naught upon. Can I say this will be 1 upon omega C? सही है ना. ओके, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा यानी क्या है 2 पाई एफ इंटू सी इंटू ई नॉट. तो आपका जो आई नॉट का वैल्यू आएगा दैट विल कम एज 2 इंटू 3.14 ओके इंटू एफ विच इज व्हाट 50 इंटू सी विच इज व्हाट 2 into 10 to the power minus 6 into E naught. E naught का वैल्यू कितना है? It is 250. ओके, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. 2 into 50 कितना हो जाएगा 100 ओके into 2 ये 200 हो जाएगा. 200 into 3.14 ओके ये आपका हो जाएगा कैन आई से इज गोइंग टू बी 628. 2 into 50 100 into 2 200 into 3.14 that is going to be 314 into 2 ये 628 हो गया आपका. ओके, बचा क्या है इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 250. ओके, तो ये जो 250 है इसको मैं ऐसा लिख देता हूं दिस इज 1000 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. 628 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये जो आपका आंसर आएगा दैट विल कम एज 157. ओके, यस, और ये आपका रहेगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 0.157 एम्पियर. ओके, अगर आप 3.142 लोगे ओके तो अप्रोक्सीमेटली 0.1571 ऐसा कुछ तो भी आएगा. बट अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं इसको यहां पे लीव करते हैं. तो आपका जो आई नॉट का वैल्यू आया है ओके आई नॉट का वैल्यू क्या आया है दैट इज 0.157 एम्पियर. ओके, सो करंट का जो इक्वेशन रहेगा करंट का इक्वेशन हम लोग क्या बोलते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 दैट इज आई विच इज इक्वल टू आई नॉट. आई नॉट का वैल्यू कितना मिला हमें 0.157 इंटू साइन ओमेगा टी क्या है इट इज 100t प्लस पाई बाय 2. ओके, एक बार चेक कर लेते हैं उन्होंने क्या पूछा है हमें. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने इक्वेशन निकालने के लिए पूछा है. तो हमारा इक्वेशन और उनका जो है मैच हो रहा है. सिर्फ उनका जो आई नॉट का वैल्यू है दैट इज 0.1571 हमारा 0.157 तो यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. और IRMS जो है तो IRMS हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज गोइंग टू बी आई नॉट अपॉन √2. आई नॉट यानी 0.1571 1 अपॉन √2 यानी कितना हो जाता है 0.707. ओके, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर नियरली कितना आएगा 0.112 या 111 एम्पियर के आसपास आएगा. ओके, ये आप लॉग कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं या सिंपली 7 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो. ठीक है, यस, तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया. ये आप लोगों ने क्या करना है अच्छे से कॉपी कर लेना है. इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एज वेल एज रेजिस्टेंस इन सीरीज. ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं LCR सर्किट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ब्राइट है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कॉपी दिस. ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एसी अप्लाइड टू LCR सर्किट. LCR सर्किट यानी क्या, ऐसा सर्किट जहां पे इंडक्टर कॉइल भी है एक कैपेसिटर भी है. ओके, इंडक्टर कॉइल जो है उसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस जो है दैट इज L
कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस C है और जो रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है ओके दैट इज व्हाट R। ये क्लियर है। अब ऐसे केस में हम लोगों ने जो अभी तक सिलेबस में सीखा है वो ऐसा सीखा है फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट ओके ध्यान से सुनना है। अगर मैं बोलता हूं I का इक्वेशन इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ओके ईएमएफ E का जो इक्वेशन है दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बराबर है। ये किसके लिए? दिस इज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट ठीक है। फिर हम लोगों ने ये सीखा प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए इफ E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी तो वहां पे करंट लैग होता है। तो I का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई ठीक है। ये किसके लिए? दिस इज फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। ऊपर वाला प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए था, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए ठीक है। अब ये जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना इसमें हम लोग बोलते हैं करंट जो है करंट इज लैगिंग ओके एज कंपेयर टू व्हाट ईएमएफ। सो कैन आई से ईएमएफ इज एक्चुअली लीडिंग। तो अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं और वो तरीका क्या है? सपोज अगर मैं मेरा रेफरेंस ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी नहीं करता हूं, मैं मेरा रेफरेंस इक्वेशन ऐसा लिखता हूं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर मेरा करंट इक्वेशन इन प्योर इंडक्टिव सर्किट मैंने ये कर दिया तो मेरा ईएमएफ इक्वेशन क्या रहेगा? बहुत सिंपल है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। देखो एक ही तरीका है ओके। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक तो आपका ईएमएफ जो है ओके डेफिनेटली कोई भी कंडीशन में क्या करेगा? एज कंपेयर टू करंट इट विल लीड। हमेशा ध्यान में रखो इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट ईएमएफ विल लीड द करंट बाय अ फेज ऑफ पाई बाय टू रीडिंग। तो यहां पे भी लीड ही कर रहा था। देखो यहां पे ओमेगा टी है, इधर ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये लैग कर रहा था। तो अगर मैं लैग के जगह पे मैं लीड के टर्म्स में दिखाना चाहता हूं तो अगर ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू को मैंने अगर ओमेगा टी लिख दिया यानी मैंने यहां पे क्या किया? पाई बाय टू से बढ़ा दिया। तो इधर भी ओमेगा टी मैंने क्या कर दिया? पाई बाय टू से बढ़ा दिया। एकदम सिंपल है। ये जो इधर का माइनस पाई बाय टू है वो मैंने यहां पे लगा दिया। ऊपर का कंडीशन देख के आप क्या बोलोगे कि सर करंट इज लैगिंग बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू रीडिंग ओके सही है क्या? नहीं। अब उसका मतलब क्या? करंट इज लैगिंग का मतलब क्या है? ईएमएफ इज लीडिंग। वही अगले इक्वेशन में लिखा है मैंने I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू यहां पे अगर मैं बोलूंगा ईएमएफ के टर्म्स में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। आई होप आपको ये समझ में आया। तो आप ये भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट को या जो नीचे का इक्वेशन है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू यूज दिस कंडीशन। ये आपको आ रहा है समझ में? और कैपेसिटिव केस में मैं ऐसा बोलूंगा इफ आई से I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा था। तो उसका ईएमएफ का इक्वेशन ऐसा था ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा? हमारा मेन इक्वेशन ये टर्म्स में लिख दूंगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पे करंट लीड कर रहा है तो इधर अगर मैंने प्लस पाई बाय टू कम कर दिया तो ये साइड पे भी मेरे को पाई बाय टू क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जैसे इधर हम लोगों ने पाई बाय टू बढ़ाया तो इधर भी पाई बाय टू बढ़ा दिया। इधर प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए ओके फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट आई से अगर मैं करंट का इक्वेशन ऐसा लिखता हूं I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आपका ईएमएफ जो है ओके वो क्या करेगा? लैग करेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय टू हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये मेरी प्योर कैपेसिटिव सर्किट की है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके अब अगर मैं रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ओके इनके करंट और ईएमएफ इक्वेशन देख लेता हूं तो एक अच्छी बात मुझे क्या पता चलती है? जो करंट का इक्वेशन है अभी सब में क्या कर दिया मैंने? स्टैंडर्डाइज कर दिया। यानी हमारा जो करंट का इक्वेशन है I दैट इज व्हाट? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं? जो I इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी ओके
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी तीनों के लिए कॉमन है। देखो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, एंड आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सबके लिए लेकिन अलग क्या है, तो मैं बोलूंगा सबके लिए अलग है ईएमएफ के इक्वेशंस। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सिंपल फेजर डायग्राम बता देता हूं। दिस इज ऑफ करंट आई वर्सेस टाइम टी। मैं बोलूंगा फॉर फेज ऑफ ओमेगा टी मैं एक लाइन बना देता हूं और उसमें हमारा आई नॉट मार्क कर देता हूं। दिस इज एट एन एंगल ओमेगा टी, ये आप एग्री कर रहे हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लेट अस से एट टाइम टी इक्वल टू 0 ओमेगा टी भी क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। यानी मैं बोलूंगा जो आपका आई नॉट रहेगा वो आई नॉट कहां पे कोइंसाइड होगा, इट विल कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, टाइम एक्सिस। एक कंडीशन बता रहा हूं, लेट अस से टी इज इक्वल टू 0, तो ये डायग्राम हमारा कैसा आएगा, ओके, ये जो आपका आई नॉट फेजर रहेगा ना उसका लेंथ उतना ही रहेगा, बट नाउ इट विल मेक एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद, ओके, यू कैन से द टाइम एक्सिस। ये हुआ आपका आई नॉट, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। अब बात आती है कि अगर मैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मैं बोलूंगा, ओके, ईएमएफ ई इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहां पे हम लोग ऐसे बोलेंगे जो करंट है और जो ईएमएफ है दोनों क्या है, सेम फेज में। दोनों अगर सेम फेज में तो मैं बोलूंगा कि जो ईएमएफ की लाइन रहेगी वो करंट के लाइन को क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो ये कौन सा लेकिन ईएमएफ है, दिस इज फॉर द रेजिस्टिव पार्ट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईआर। तो ये हो गया आपका क्या, ये जो लंबी वाली लाइन दिख रही है इसको मैं बोलूंगा ईआर। ये आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ओके, सेकेंड वाले पार्ट की। मैं बोलूंगा इंडक्टिव पार्ट के लिए जो ईएमएफ है, इट इज लीडिंग द करंट बाय व्हाट फेज डिफरेंस, पाई बाय 2 रेडियन। तो पाई बाय 2 रेडियन यानी कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे और इसको मैं क्या बोलूंगा, आई कॉल इट एज ईएल, ओके। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मैं आगे दिखाऊंगा, ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस। और हम लोग साइमल्टेनियसली, ओके, यहां पे ये वाला जो है दिस इज व्हाट योर ईसी। तो ईसी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ईएमएफ अक्रॉस प्योर कैपेसिटर। अगर उसका इक्वेशन हम लोग देखेंगे तो इफ करंट इक्वेशन इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, मैं बोलूंगा ईएमएफ का जो इक्वेशन रहेगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओके। तो हम लोग बोलेंगे इट इज एक्चुअली लैगिंग बाय फेज डिफरेंस पाई बाय 2, ओके। तो अगर ये लैग कर रहा है बाय पाई बाय 2, ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एक लाइन बनाएंगे और वो थोड़ी छोटी लाइन बनाऊंगा, ओके, और उसको मैं क्या बोलूंगा, इट विल बी ईसी, ओके। चलिए तो मैं यहां इतना दिखा देता हूं, दिस इज गोइंग टू बी योर ईसी, ओके। अभी अगर आप मुझे पूछोगे सर एग्जैक्टली जो ईएल और ईसी तो वो है क्या, तो मैं बोलूंगा ईएल और ईसी जो है ना, आप ऐसे समझ सकते हो, ईएल is the peak EMF, okay, for the inductive circuit, और EC जो है, मैं यहां पे थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, EC is the peak EMF for capacitive circuit, okay, और यहां पे जो मैं E नॉट दिखा रहा हूं, E नॉट की जगह पे उसको मैं क्या बोल दूंगा, ER बोल दूंगा। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। तो ये हुआ आपका ER, ये हुआ आपका EL और ये हुआ आपका EC, ये क्लियर है। और EL और EC ये दो ऐसे फेजर्स हैं जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलेंगे वेक्टर जैसे ही क्या हो जाएगा, दीज टू आर अपोजिट वेक्टर्स, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है। आप ऐसे बोल सकते हो दीज आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मैं बोलूंगा जो नेट इफेक्ट रहेगा, ओके, ईएमएफ का, दैट विल बी शोन बाय द ब्लू एरो। एंड ये जो ब्लू एरो है ये आपको क्या बता रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग ईएल माइनस ईसी। ये पार्ट आया समझ में, ओके। तो ये पार्ट हुआ आपका ईएल माइनस ईसी। लेट अस से ईआर जो है उसको थोड़ा और छोटा दिखा देता हूं, ये हुआ आपका ईआर, ओके, यस। कैन आई से ईआर और ईएल माइनस ईसी ये दोनों ही ईएमएफ है, बोथ आर फेजर्स। तो फेजर्स जो है वो सिमिलर टू क्या है, वेक्टर्स है। मैं बोलूंगा इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ओके, या इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, दैट विल बी गिवन बाय द पैरेललोग्राम लॉ। तो यहां पे मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं और एक डायगोनल बताता हूं।
लाइक दिस, और ये जो डायगोनल रहेगा दैट विल बी योर रिजल्टेंट ईएमएफ ई. ओके, द रिजल्टेंट ईएमएफ ई फॉर द ओवरऑल एलसीआर सर्किट, ओके, such that this resultant EMF E, okay, is having a phase difference of pi radian with respect to what? The current line, या with respect to horizontal. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, yes. एक और बात ध्यान में रखना है कि आपने बोला कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, आपने अपने EL बड़ा बताया और यहाँ पे EC छोटा बताया. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि EC बड़ा है और EL छोटा है, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एजम्पशन लिया हुआ है, वो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है. वी आर सेइंग लेट अस से EL इज ग्रेटर देन व्हाट, ये कंडीशन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ओके, एनीवे ये पार्ट आपको आया समझ में. ओके, सो अगेन बाय पैरेललोग्राम लॉ, ओके, वी कैन से कि जो आपका EL माइनस EC और जो ER है, ओके, कैन आई से ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है, सेम है. दिस इज EL माइनस EC, वेक्टर की जगह पे फेज है, और ये दोनों अगर 90 डिग्री पे है और ये हाइपोटेन्यूज है, सो कैन आई से द रिजल्टेंट E स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू EL माइनस EC द होल स्क्वायर प्लस यू कैन से ER स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं. सो E विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ, ओके, पहले ER स्क्वायर लिख देता हूं प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर. ओके, बाय ओम्स लॉ EMF ER is nothing but equal to I is what, instantaneous current into resistance R. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, ER क्या था? ER is the EMF across the resistance R. ओके, उसको हम लोग ER बोल रहे हैं. ओके, बट ER is what? तो हम लोग बोलते हैं that is equal to I into R. I is what? Instantaneous value of current. ओके, और वो I क्या है? It is I naught sin of omega t. तो बाय ओम्स लॉ इसको मैंने बोल दिया I into R. ओके, यस, लेकिन यहां पे इसका स्क्वायर आ जाएगा. ओके, प्लस EL जो है, EL क्या रहेगा? इट विल बी I into XL. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, माइनस जो EC रहेगा, EC विल बी व्हाट? इट विल बी I into XC. ओके, द होल स्क्वायर. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस यहां से मैंने I दोनों में से बाहर निकाल दिया. ओके, और जब वो बाहर निकल होगा तो उसको स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू ब्रैकेट XL माइनस XC द होल स्क्वायर. थ्रू आउट हम लोग यहां से I स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, ये स्क्वायर टर्म I को भी आने वाला है, तो यहां से I स्क्वायर बाहर निकाल दिए, हमें मिलेगा दिस विल बी ब्रैकेट ऑफ I स्क्वायर इंटू ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC the whole square. Okay, now this EMF E can be written as what? I into Z. मैं बोलूंगा जो हमारा LCR सर्किट है उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस यानी क्या, ओवरऑल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, उसमें रेजिस्टेंस का भी पार्ट रहेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी पार्ट रहेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी पार्ट रहेगा. ओके, तो जो ओवरऑल अपोजिशन है, ओके, उसको मैं Z बोल देता हूं. तो बाय ओम्स लॉ E इज नथिंग बट इक्वल टू I इनटू Z. ओके, Z क्या है? तो Z हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. इंपीडेंस ऑफ द सर्किट है, ऐसा समझ लो, टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जिसमें रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ गया, कैपेसिटेंस भी आ गया. ओके, यस, और यहां पे क्या है? I स्क्वायर है, तो I स्क्वायर जब बाहर आएगा तो आपको मिलेगा I इंटू Z इज इक्वल टू I. बाहर आ गया तो स्क्वायर साइन चली गई, आपके पास रहेगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर. यहां पे मैं बोलूंगा I कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा जो टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ द सर्किट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. ओके, इसमें एक दो केसेस भी है, वो भी हमें देखना है. ओके, वो देख के फिर आज का जो लेक्चर है हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. ओके, सो एनीवे Z is equal to what? अगर इसको मैं प्रॉपरली लिखूं तो दिस इज गोइंग टू बी R स्क्वायर प्लस XL. XL क्या है? ओमेगा L. XC क्या है? तो हम लोग बोलेंगे इट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन
ओमेगा सी, ओमेगा इंटू सी बराबर, द होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि एसी के अंदर ओके एक कंडीशन आती है, यहां पे हम लोग बोलेंगे फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपका एक्सएल और एक्सी का वैल्यू सेम हो जाता है। अब एक्सएल और एक्सी का वैल्यू सेम हो जाता है, इसका मतलब क्या? एक्सएल क्या है आपका? ओमेगा इंटू एल। एक्सी जो है दैट इज 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ओके, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ओमेगा यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 1 अपॉन एल सी। ओके, सो कैन आई से ओमेगा इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ये क्लियर है? ओके, नाउ दिस ओमेगा is nothing but equal to 2 pi f. So f is nothing but equal to 1 upon 2 pi under root of L into C. So हम लोग बोलेंगे for this particular frequency f, okay, हम लोग बोलेंगे आपका XL और XC का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा, and that frequency is what? 1 upon 2 pi under root of LC. ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जब XL और XC सेम रहेगा, ओके, तो मैं बोलूंगा XL माइनस XC क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो हम लोग बोलेंगे Z विल बी इक्वल टू व्हाट? R। ऐसे इसमें हम लोग बोलते हैं जो इंपीडेंस रहता है, Z इज व्हाट? इंपीडेंस। इंपीडेंस इज मिनिमम। ओके, ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। ओके, यस। फिलहाल आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ओके, यहां तक आप लोगों ने क्या करना है? नोट करना है ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो इसका ओके इंपॉर्टेंस क्या है, ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वी से द टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन एसी इज व्हाट? मिनिमम। एंड यू कैन से इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। Z इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? R। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहां पे स्टॉप करते हैं।